हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं एनालिसिस वाला लेक्चर, साइंस पार्ट 2 का। बेटा, आज जो साइंस का पेपर हुआ है 10 एसएससी के बच्चों का, तो उसका आज डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। बेटा, ऑलरेडी हमने मैथ्स 1, मैथ्स 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1 देख चुके हैं। अब ये साइंस 2 का जो आज ही पेपर हुआ है उसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने बाकी पेपर्स में कहा है कि आपको आपका पेपर लेना है और चेकआउट करना है कि आपने राइट किया है कि रॉन्ग किया। अगर राइट किया होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं किया होगा तो आपका मार्क्स चला जाएगा। चलो, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं दिस साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोर्ड एग्जाम 2024 का डिटेल सॉल्यूशन गाइस। ठीक है, ये पेपर था, उसका कोड था N653 करके था। आगे बढ़ते हैं। सी द फर्स्ट, चूज द राइट करेक्ट ऑप्शन नंबर एज आंसर। तो भाई आपको पता चल गया है। पहला, रीजनरेशन ऑक्योर्स इन व्हाट? प्लानरिया। प्लानरिया, थोड़ा सा वर्डिंग में इश्यूज होंगे, ठीक है। दिस योर आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। चेक कर लो, चलो फटाफट आगे जाते हैं। नेक्स्ट, लैक्टोबैसिलियस ब्रीविस गिव्स अस बेवरेज ऑफ कॉफी। कॉफी ये ऑलरेडी हम बता चुके थे कॉफी में, मतलब आपको नहीं, ऑफलाइन के लेक्चर में। कॉफी। थर्ड ऑप्शन, थर्ड का क्या है? म्यूटेशन है। अ माइनर चेंज ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड in terms as a mutation is the answer. Mutation is the answer. Mark the answer C. उसके बाद, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एटॉमिक पावर प्लांट इन महाराष्ट्र। एटॉमिक पावर प्लांट इन महाराष्ट्र कहाँ पे है? तारापुर में है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि चंद्रपुर एंड ऑल, आई थिंक सो, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है। ये तुम्हारा जो है एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं, जो तारापुर में है। और ये मेरे घर से काफी नजदीक है, बिकॉज आई एम स्टेइंग इन विरार, तो क्लोज है। हार्डली आधा एक घंटे में हम लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो इट इज एटॉमिक सेंटर और तारापुर। आपको बता दूं कि जो पोखरण में एटॉमिक रिसर्च जो हुआ था, उसमें जो एटॉमिक बोले न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर जो बोलते हैं, उसको तारापुर से लेके गए थे। ठीक है, तो तारापुर इज अवर एटॉमिक पावर प्लांट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का पेपर है तो महाराष्ट्र का लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ साइलम एथ्रोपोडा इज व्हाट? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं भैया, सिर्फ टिक कर लो। चलो, अगर ये 5 ऑप्शन आपके राइट होंगे तो आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स। ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट। सॉल्व द फॉलोइंग, पिक अप द ऑड मैन आउट। इसमें से ऑड मैन आउट में बाकी सब कनेक्टेड टू ईच अदर है, ओनली पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट इज डिफरेंट देन अदर्स। पॉम्फ्रेट, चेक आउट। राइट, को रिलेशंस, स्किन को मेलानिन है, तो पैंक्रियास का इंसुलिन एंड ट्राइपिसिन। बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ इंसुलिन लिखा है, तो शायद आधा मार्क जाने की आपकी संभावना है। तो इंसुलिन एंड ट्राइपिसिन ये है कोरिलेशन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट स्टेट ट्रू और फॉल्स। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल aquation organisms with the help of water is called blue revolution. Yes, this is a true, not a false. ये true statement है बेटा, तो इसका आंसर रहेगा true। आगे बढ़ते हैं। यार ये तो काफी लोगों ने लिख दिया होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने फिलहाल जो कोविड वगैरह आया था तो उसमें काफी रिसर्च वर्क करते हैं, और मतलब हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो WHO ही मैनेज करता है, वही डील करता है। और वही बहुत सारे वैक्सीन को परमिशन दे रहा था, बहुत सारे वैक्सीन को परमिशन नहीं दे रहा था, वो सब WHO ही करता है। तो द नेम ऑफ WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब बड़ा बड़ा डिसीज आ जाता है पूरे वर्ल्ड में तो WHO एक्टिव मोड में चला जाता है बेटा। पर हमारे इंडियन भी कुछ कम नहीं है। इंडियन वालों ने जो हमारे जो वैक्सीन बनाए, एक तो वैक्सीन बनाए, उसकी मूवीज भी अभी हाल ही में आया था, नाना पाटेकर का। अगर आपने देखा हो तो देख लेना, द वैक्सीन वॉर करके था, मैंने उसको पूरा देखा। अपने जो स्पेशली जो गर्ल्स है, जो लेडीज है, उन लोगों ने वैक्सीन क्रिएट किया और उसके ऊपर बहुत मेहनत थी, बहुत हार्डवर्क था, इतना आसान नहीं था। तो हम भी किसी से पीछे नहीं है। अगर कल
आगे जाके गलती से आपको एमबीबीएस में जाने का मौका मिला, मेडिकल फील्ड में जाने का मौका मिला, तो आप भी ऐसे कुछ करिएगा। देखो हमारे बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस और आईआईटी एनआईटी जाते हैं, तो मेरा तो एक ही कहना है कि भाई करो तो कुछ अच्छा करो, ठीक है ना, जिसका देश का और आपका भला हो पाए, ठीक है। तो मनी इज नॉट एवरीथिंग बेटा, मेरे हिसाब से मनी सब कुछ नहीं होता है। और डू समथिंग फॉर योर नेशन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। जो उन्होंने वैक्सीन वॉर जो मूवीज अगर आप देख लेना, वहाँ पे उन्होंने बहुत डिटेल में चीज़ों को स्टडी किया, एक्सप्लेन किया, एंड उन्होंने वो वैक्सीन क्रिएट किया विद इन जस्ट 2-3 मंथ्स की, 4-6 महीने का टाइम में उसको उन्होंने वैक्सीन क्रिएट किया था, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी एक क्वेश्चन था, मेल का क्या है 44+x, यार ये जस्ट लाइक मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन होता है, इसके बेसिस पे। इसको डिटेल अभी नहीं बताऊंगा बेटा, बट क्वाइट इजी, उसके ऊपर जब लेक्चर्स होंगे तो डिटेल में बताया जाएगा, पर अभी फिलहाल के लिए आंसर इज 44+xy। देखो बहुत सारे बच्चे न्यूली होंगे जो इस साल 10 देने वाले होंगे, और जो ऑलरेडी 10 दे चुके हैं उनको ये पता रहेगा, पर जो इस साल 10 देने वाले उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, हेवी जाएगा, तो बस बने रहिएगा, ठीक है ना। आपका जो भी टॉपिक होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिव द रीजन एनी टू, कोई रीजन देना बेटा। दो टॉर्टोइज लिव्स इन अ लैंड एज वेल एज वाटर, वो लैंड पे भी रहता है वाटर पे रहता है, बट इट्स नॉट इंक्लूडेड इन क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया के क्लास में वो नहीं आता टॉर्टोइज। तो वाई क्यों? टॉर्टोइज ऑल्सो हैज एक्सोस्केलेटन विच इज लैकिंग इन एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में ये जो पार्ट है, आपको ना ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, ये लिखना था एक्सोस्केलेटन। अगर एक्सोस्केलेटन नहीं, मतलब ऑल्सो हैज, टॉर्टोइज के पास एक्सोस्केलेटन होता है विच इज लैकिंग इन एम्फीबिया। एम्फीबिया जो ग्रुप है उस ग्रुप में ये लैक कर जाता है, बट ये टॉर्टोइज के पास होता है, इसलिए वो एम्फीबिया नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? चलो पॉज करके लिख लो फटाफट, या फिर अगर आपने लिखा हो तो वहां पे मार्क्स आप ही पेपर चेक करते जाओ, आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। आगे सीधा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। क्यों बोलते हैं बेटा इसको? बिकॉज दे आर एबंडेंट इन नेचर एंड कैन बी रीजनरेट किया जाएगा अगेन एंड अगेन, उस एनर्जी को रीजनरेट किया जाता है अगेन एंड अगेन, इसीलिए उसको बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी। देखो सोलर से जो एनर्जी आता है, वाइंड से जो एनर्जी, इस वाइंड के ऊपर और एक क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर बता दूंगा आगे, ठीक है ना। पवन चक्की तो वाइंड से आ रहा है, तो वो रिन्यूएबल है, हवाएं आती रहेगी तब तक एनर्जी बनता रहेगा, पावर आ रहा है तब तक, सन है तब तक आपको सोलर एनर्जी मिलेगा। अगर आपको पता हो तो बहुत सी जगह सोलर पैनल लगाए जाते हैं, और बेस्ड ऑन द सोलर पैनल बहुत जगह लाइट्स भी यूज किया जाता है। तो इस गुड टेक्नोलॉजी, ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, पर काफ़ी जगह इसका यूज़ होता है बेटा, उसके ऊपर डिटेल में कभी स्टडी करेंगे, फिलहाल पेपर पे डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। आगे वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज, हम फील टायर्ड क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड निकलता है, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड हम टायर्ड फील करते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैंने देखो इसको लिखा है, हम कंप्लीशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के टायर्ड होने के बाद टायर्ड जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं बेटा? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, वो निकलता है, लैक्टिक एसिड निकलता है, बिकॉज ऑफ दैट वी फील वेरी टायर्ड। आगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करना बेटा, एक्सरसाइज करना, ये तो सिर्फ बताया जा रहा है, ठीक है ना। देखो मैंने इंजीनियरिंग करा है, बट अगर कभी ऐसा लगता है डॉक्टरों को सब पता जब रहता है तो दिमाग में वही सब चलते रहता होगा, नहीं? ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, आपका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आजकल घड़ी आ गई है, ठीक है ना। मुझे समझ में नहीं आता है घड़ी क्यों यूज करना, नहीं ब्लड प्रेशर उसको देखने के बाद और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मेरे को लगता है कुछ चीजें ना काउंट करो तो ही अच्छा, नहीं तो फिर मालूम पड़ा यार मेरा ब्लड प्रेशर 4 बजे इतना था, 5 बजे इतना हो गया, 6 बजे इतना होगा, उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद पता चला कि 7 बजे उससे ज्यादा हो गया। तो कुछ चीजें भगवान पे छोड़ देना ही सही होता है, हर चीज का काउंटिंग सही नहीं रहता है, ऐसा मुझे लगता है। और एक्सरसाइज इज गुड हैबिट बेटा, करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। आफ्टर कोरोना एक्सरसाइज के साथ डाइट का प्लान का होना बहुत जरूरी है। चलो कुछ ज्यादा हो गया, नहीं आगे बढ़ते। तो ये कुछ एक्सरसाइज, आगे बढ़ते हैं।
और ये क्या है, आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, राइट फोर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी। तो रेडिएशन को ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट गिरता है बेटा? तो बहुत सारे इफेक्ट गिरते हैं रेडिएशन का, सच बोलो तो occurs due to the higher radiation of X-ray। उसके बाद टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस ऑक्योर होते हैं, विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स है, तुम्हारे बुक्स के पॉइंट्स है, उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे छाप दिया है, तो बुक्स में दिया है एज इट इज है। मोस्ट ऑफ द पेपर पूरा तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही था, तो नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ओके, आगे ठीक है। रीड्रॉ एंड कंप्लीट द गिवन चार्ट। इस जगह ही नहीं था, इसको पूरा रीड्रॉ करना था, प्रॉपर और लिखना था। एक्चुअली सच बोलूं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इन द सोशल हेल्थ, अगर आपके टेक्स्ट बुक्स में जाओ तो वहां पे पूरा डिटेल में दिया, बहुत सारे फैक्टर्स दिए, पर उसने पूछा ही चार था। सॉरी, उसने पूछा ही चार था। तो एक एजुकेशन, एक प्लेग्राउंड, एक रेसिडेंशियल एरिया, आप कौन से एरिया में रहते हैं बेटा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके बाद सोशल इंफॉर्मेशन एंड ऑल। तो बहुत सारा है, मतलब देखा जाए तो बहुत सारा है, बट इन अब वहाँ पे अगर आप आपके टेक्स्ट बुक्स में अगर तो बहुत पूरा लिस्ट दिया है, पर हमको चार चाहिए तो ये चार मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अगर आप लोगों ने उस चार्ट से कुछ और अदर नाम चार लिए होंगे तो भी आपका राइट रहेगा, जरूर नहीं कि आपको यही चार लिखने हैं। मैंने उसमें से ये चार लिखे, पर आपका जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें बहुत सारे दिए, उसमें से कोई तो चार होना चाहिए, तो आपको उस टेक्स्ट बुक्स में जाके फाइंड आउट करना पड़ेगा। चार्ट दिया है। आगे ये क्वेश्चन था, कंसिडर स्कोप ऑफ डिजास्टर। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया नहीं। आप प्लीज डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर इसको एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, ये क्या था भाई, नेम टू फ्यूल ऑब्टेन बाय माइक्रोबायल प्रोसेस, व्हाट इज द नेसेसिटी टू इंक्रीज द यूज ऑफ द सच फ्यूल। एक तो बायोगैस होता है, एक मीथेन होता है। बायोगैस और मीथेन आपको पता है कि लाइक पहले खेती में बायोगैस का यूज होता था, अभी भी होता है कई कई जगह, और मीथेन भी होता है। इसका यूज क्यों है? टू रिड्यूस द एग्जॉशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज। जो फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज है वो खत्म ना हो जाए, रिड्यूस करना है उसको रखना हमको चाहिए फॉसिल फ्यूल। फॉर दैट रीजन इसका यूज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, टू रिड्यूस द एग्जॉशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज। जस्ट नोट कर लेना, बायोगैस, मीथेन। और भी है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, उन्होंने दो बोला था, मैंने यहाँ पे दो मेंशन किया, शायद आपने कोई अदर दो मेंशन किया होगा, और वो फॉसिल फ्यूल, वो फ्यूल्स रहेगा। माइक्रो बायल प्रोसेस, तो वो भी चलेगा, ऐसे नहीं कि आपको यही दो लिखना है। तो बायोगैस से मेरे हिसाब से सबने लिखा ही होगा, ऐसा मुझे तो लग रहा है। और मीथेन वीथेन आगे आपको केमिस्ट्री में आने वाला है भाई, अब जब 11th 12th साइंस में जाओगे तो वहां पे आपको आएगा वो। चलो आगे बढ़ गए। ना व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक्चुअली सच बोलो तो डीएनए से ही पता चल जाता है कि क्या है डिटेल में, ठीक है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ लेबोरेटरी टेक्निक्स यूज टू डिटरमाइन, एक लेबोरेटरी का टेक्निक्स है यूज टू डिटरमाइन द प्रोबेबली आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन का आइडेंटिटी करने के लिए होता है, बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ सर्टन रीजन्स ऑफ ह्यूमन डीएनए दैट्स आर यूनिक टू इंडिविजुअल्स। हर एक का डीएनए यूनिक होता है। इतने सारे लोग हैं, सॉरी इससे बड़ा चमत्कार ही क्या हो सकता है, नहीं मतलब भगवान ने क्या चमत्कार बना, इतने सारे लोग हैं और सबका डीएनए अलग अलग है, मतलब क्या दिमाग लगाया डीएनए के, मतलब भगवान ने क्या बोलूं, अलग ही लेवल पे। जब आप भविष्य में नीट ट्वीट करोगे ना तो वहां पे आपको डीएनए का डिटेल में स्टडी करने मिलेगा। देखो ये आंसर देना है आपको। इसका डीएनए का यूज काफी जगह होता है बेटा, फाइंडिंग द पर्सन इन क्रिमिनल केसेस, जब बहुत सारे जो रेप केसेस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे डीएनए के सैंपल्स लिए जाते हैं, और बहुत जगह है, मतलब यही नहीं तो और जो बहुत जगह है। आगे बढ़ते हैं। Any2, व्हाट आर द विटामिन, ठीक है ना। विटामिन क्या होते हैं, देखो बेसिकली हमको विटामिन के गोली खाते, नहीं तो सुबह सुबह धूप में जाना पड़ता है, बोलते हैं ना धूप में जाओ 8 बजे, और आपको डी डी विटामिन मिलता है, मतलब सन से जो आता है लाइट, सॉफ्ट लाइट लेना होता है सन का, तो आपको एक विटामिन मिलता है। तो भाई यहाँ पे बताया गया है, विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ विच ईच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन द बॉडी। तो बॉडी के कुछ प्रोसेसेस को रन करने के लिए आपको विटामिन की गरज पड़ती है। देखो आपका बोन का भी एक विटामिन होता है, अगर वो विटामिन आप मिल्क नहीं पीते हो तो वो विटामिन आपके बॉडी में नहीं जाता, बिकॉज ऑफ दैट आपको बोन के इश्यूज क्रिएट होना चालू हो जाते हैं। अब ये तो हो गया भाई डॉक्टर के साइड का, पर उसके लिए इसका स्टडी पता होना जरूरी है।
तो बेसिकली उसने पूछा क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के हिसाब से दो ही होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है। अगर फैट सोल्यूबल में जाऊं तो वहां पे होता है ADE, और वाटर सोल्यूबल में क्या होता है B and C। ये दो होते हैं, ये दो विटामिन होते हैं। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो राइट फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स है। स्टेम सेल, क्लोनिंग कैसे होता है, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, क्रॉप्स। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको, इसलिए मैंने लिखा है नहीं यहाँ पे, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और ये हम लाइक थ्योरेटिकल है। अभी देखो ये क्लियर कट था, क्या क्या फिलिंग द ब्लैंक्स बता देता, आपके पास ऑडी पेपर है बेटा। तो ये एक्चुअली इट्स पार्ट इज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स। एक पैराग्राफ का पूरा एज इट इज उठा लिया उन लोगों ने। मतलब कभी कभी मुझे क्या लगता है ना यार, बच्चे ने वो पैराग्राफ कभी पढ़ा ही नहीं होगा तो उसको कभी आने नहीं वाला ये सब, समझ में आ रहा है। पर दोस्त आजू बाजू में रहा तो हेल्प कर देगा, ठीक है ना। तो सब स्पेलिंग ऑफ पेट्रोलियम, पहला आएगा पेट्रोलियम ऑयल ऑकर्स इन द ओशन ड्यू टू द वेरियस रीजन। दिस ऑयल मे प्रूव फर्टाइल एंड टॉक्सिक। फैटल, फैटल यहाँ पे आएगा। उसके बाद ऑफ वाटर बाय मैकेनिकल यहाँ पे आएगा। उसके बाद पूरा यहाँ पे आ जाएगा पैराडिन्स, यहाँ पे पैराडिन्स आ जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा ऑक्सीजन डॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डॉट कार्बन डाइऑक्साइड। समझा। पेट्रोलियम फर्स्ट, फैटल में लिख देता हूँ यहाँ पे नंबरिंग। पेट्रोलियम का फर्स्ट है, फटाल सेकंड है गया। उसके बाद थर्ड का मैकेनिकल, ये मैकेनिकल भरना था यहाँ पे। फोर्थ का पैराडिन, फोर्थ का पैराडिन, ठीक है। और फिफ्थ का ऑक्सीजन। अच्छा इसको ना अलग अलग लिखा है ये, पर ये एक साथ में था, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साथ में देना चाहिए था ना बे, अलग अलग दे दिया है, ये डालने का था। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। नाउ बहुत अच्छा डायग्राम दिया था, बोला था कि ऑब्जर्व गिवन पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, विंड मिल करके है, पवन चक्की कहते हैं इसको। हवाई हवाई देखो आपने देखा होगा बड़े बड़े जगह के ऐसे पवन चक्की लगा के रखते हैं, जैसे हवाई जोर से चलती है, पवन को घुमाते हैं और उसका एक शेड्यूल फिजिक्स यहाँ पे आ जाता है, और उसके बेसिस पे वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और आप वो एनर्जी आप तक पहुँच जाती है। ठीक है ना। तो ये जो है एक्चुअली पवन चक्की है, और इस सेम डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो बेटा। वाइंड विंड मिल करके है। और दूसरा ये पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, मैंने वाइंड मिल करके देख लिया, वो हो गया पवन चक्की। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोजेक्ट, इसका एनर्जी का सोर्स क्या, हवाएं चल रही है, हवाएं नहीं, ये कहा वाइंड इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। उसके बाद लास्ट में क्या है, वाई दिस सोर्सेज इज सपोज टू बी इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली क्यों है भाई, दिस सोर्स इज नेचुरल, नो पोल्यूशन है, ये सोर्स नेचुरल है, हवाई नेचुरल है, तो ये इको फ्रेंडली होता है, किसी को लॉस नहीं होता एनर्जी ऑन एंड ऑन। समझ रहा है। चलो पॉज खोल लिखो उठना। पेपर अच्छा था बेटा, मतलब इजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट तो मुझे इतना लगा नहीं, एक दो क्वेश्चन छोड़ा तो। सी दिस, चूज द फॉलोइंग चार्ट। क्या बोला है, हॉबीज हेल्पफुल टू ओवरकम स्ट्रेस, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। और इसका भी चार्ट तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है, उसमें से कुछ 4-5 चीजें हैं, और आप चाहिए तो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेस को करना तो प्लेइंग, खेलना है, मोबाइल मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल मोबाइल देखने से ज़्यादा परेशान होता है। सिंगिंग, गाना गाना, डांसिंग नहीं आता है तो भी डांस करना है, ठीक है ना। उसके बाद कुकिंग, नहीं खाना बनाना है तो भी कुछ तो बना के देना है घर पे। और एक्सरसाइज करना है, और ये है ड्राइंग, ड्राइंग कर सकते हैं। या ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली, ये ना इसलिए पूछा गया, ऐसे मुझे लगता है जिसने भी ये बनाया ना, इसलिए पूछा कि बहुत सारे बच्चे बड़े प्रेशर में होते हैं, टेंशन में आते हैं। अभी अभी तक 10वीं में नहीं है, अभी तुम लोग टेंशन में आ गए नहीं। तो इसका फायदा क्या होगा, बच्चों को पता चलेगा कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस निकल जाए। स्ट्रेस समझते हो ना, टेंशन टेंशन। आगे बढ़ते हैं। See this, write names of any 6 material which are to be in the first एड बॉक्स। एड बॉक्स के अंदर कितने अच्छा आपके बुक्स में ऑलरेडी पूरा चार्ट देख रखा है, पर यहाँ पे मैं कुछ 6 उन्होंने बोला वही लिख देता हूँ। ब्लेड होना चाहिए, सीजर होना चाहिए,
थर्मोमीटर होना चाहिए, नीडल होना चाहिए, सॉप होना चाहिए और हैंड ग्लोव्स होना चाहिए। ये मैंने 6 लिख दिया, उसे पूरा चार्ट दिया है, वो चार्ट आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और देखो, जरूरी नहीं कि आपको यही 6 लिखने हैं, अदर देन दैट बहुत सारे हैं आपके जो टेक्स्ट बुक्स में। आपने अगर वो कुछ अलग लिखा होगा और वो तुम्हारे टेक्स्ट में अवेलेबल होगा ना, तो भी आपका आंसर राइट है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसमें से मैंने कोई तो 6 उठाया है। ठीक है, ये क्या बोला है, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स है जिसका कोई यूज नहीं होता है, जैसे कान, ये जो है ना, ये कुछ यूज नहीं होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है ना कि अपेंडिक्स, टेल बोन और टॉन्सिल्स एक्चुअली देखा जाए तो हमारे यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे नीचे एक टेल है। ठीक है ना, वो जो टेल बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे जैसे बोलते हैं ना, मनुष्य का लाइक डेवलप होते गया, वैसे वैसे कुछ चीज़ें उसमें से निकलती गई। जैसे टेल था, वो कम 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 होते आया, वो कम हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अपेंडिक्स है, टेल बोन है, टॉन्सिल्स है, ये है। और कौन से ऐसे एनिमल्स है जिसमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स का फंक्शनल हो जाता है, फंक्शनल है। मेंस में तो, ह्यूमंस में तो नहीं होता है, पर एनिमल्स में होता है। जैसे रैबिट्स में होता है, काउज में होता है और हॉर्सेस में होता है। रैबिट्स, काउज और हॉर्सेस में वो जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब उसका यूज नहीं है इन शॉर्ट में, मतलब इसका ज़्यादा कोई काम ही नहीं, मतलब ऐसा गलती से आ गया वो। पर गलती से नहीं आया, वो कई सालों का बोलते ना उत्क्रांति हुई है, मनुष्य की उत्क्रांति हुई है, ऐसा वर्ड एक यूज करते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स आए जो चले गए, उसका यूज नहीं था, तो कुछ रह गए। जैसे टेल का एक छोटा सा बॉन वो रह गया, उसके बाद अपेंडिक्स रह गया, उसके बाद टॉन्सिल्स रह गया, वैसा। तो रैबिट्स, काऊ और हॉर्सेज जो है एनिमल्स है, उसमें ये जो वेस्टिजियल बोन्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, मतलब ये भी काम करते हैं, इनके अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर मुझे ऐसा लगता नहीं, देखो उन्होंने भले वेस्टिजियल ऑर्गन लिखा भी है, पर इसका कुछ न कुछ तो काम रहेगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली काम ही नहीं है। मतलब अगर आपको आवाज भी सुनना है तो ऐसे इसको तो थोड़ा सा हवा को यहाँ पे करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, चलो ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ डिबेट्स, उसको बाद में बात करते हैं, क्योंकि भगवान ने सब चीजें बहुत सोच समझ के बनाई है। और जिसको रखा है वो भी सोच समझ के रखा है, जिसको नहीं रखा उसको भी सोच समझ के नहीं रखा है। ठीक है, चलो ये तो छाप लो यार। कैलकुलेशन क्या बोला है, रीड द statements and answer the question बोला गया। Calculations means and present on the body, tubes fit and used for locomotions and capturing prey also। Identify the uh, phylums and given one example। Echinoderm और starfish करके है। सेकंड का आंसर है यार, वो छाप लो, एस्चल, स्कैबीज और फिलावियल वॉर्म्स। और ये वाला है पिसेस एंड रूहू। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप उसमें से कोई भी एग्जाम्पल एक दे सकते हो। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको शायद दिमाग में नहीं जा रहा होगा, भाई रुक जाना, बाद में सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। इन विच ऑर्गन स्पर्म आर फॉर्म, फॉर्म कहाँ होते हैं, टेस्टिस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का लेंथ कितना होता है, 60 माइक्रोमीटर। ये म्यूम इज द, म्यूम क्या होता है, स्पर्म माइक्रोमीटर इज द, सॉरी ये क्या है तुम्हारे यूनिट्स है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, उसको आप माइक्रोमीटर लिखे, आपने 60 नहीं लिख सकते। अगर आपने 60 लिखा होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, और अच्छा लगे तो एक बार लाइक ठोक के जाना बे। ठीक है, और टू मूव देन व्हाट इज द वर्क ऑफ वास डिफरेंसेस। ठीक है ना, टू मूव स्पर्म अवे फ्रॉम इट्स स्टोरेज प्लेस इन द टेस्टिस टेस्टिस के स्टोरेज से उसको दूर लेके जाना है। ठीक है, meiosis, which types of all cell divisions sperms are forms, meiosis करके। और लास्ट में नेम एनी टू अनपेयर्ड ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। पेनिस है, यूनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट ग्लैडर है। ठीक, इसको लिख लीजिए बेटा। ठीक है, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ सी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्लासिफिकेशन जो ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में एज इट इज लिखा गया है, मैंने देखा तो पता चला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्रेटन स्पीसीज। थ्रेटन स्पीसीज के क्लासिफिकेशन ये 4 है। तो ये 1 मैंने यहाँ पे लिखा है 1, ये तुम्हारा हो गया 2, ये हो गया तुम्हारा 3 और ये तुम्हारा हो गया 4। जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी, जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इंडाजर्ड स्पेसिस है, रेयर स्पेसिस है, वल्नरेबल स्पेसिस है, इंडेटरमिनेट
स्पेसेस है, ये 4 स्पेसेस है, आपको ये लिखना था। थोड़ा ऊपर नीचे आप बोलोगे सर 4 में से 2 लिखा तो चलेगा क्या? हाँ लिखिएगा, मिल चलेगा, पर उसमें से फिर मार्क्स कट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कि हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, गिव एनी 4 पॉइंट्स। बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो उसके कुछ 4 पॉइंट्स है तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में एज इट इज दिए। पहला है प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनिजम्स के स्पेसीज को संभाल के रखना पड़ेगा आपको। पहली बात जो लाइक रेयर है स्पीसीज, एस्टैब्लिश नेशनल पार्क्स एंड सनक्यूरीज, नेशनल पार्क को बनाना होगा आपको जहाँ पे सब स्पीसीज को रखने होंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, हर प्लांट्स एंड एनिमल का आपको कंजर्व करके संभाल के रखना पड़ेगा। एंड देन लास्ट डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज अ बायो रिजर्व्स, तो कुछ रीजन्स को आपको बायो रिजर्व्स करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। और रेड लिस्ट करके पिंक कलर, और ये ग्रीन कलर, क्या बोले, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, कलर ऑफ द पेजेस ऑफ रेड लिस्ट ऑफ एंडरजर्ड स्पेसिस। तो रेड लिस्ट का 2 चार्ट है, एक पिंक कलर दिया है यहाँ पे और ग्रीन कलर दिया है। तो स्पेलिंग का थोड़ा सा ये है बेटा, जस्ट पॉज करके इसमें लिखो, चलो बराबर। चलो लिख लिया, ठीक है। तो आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि अभी आपको कमेंट्स में एक पिन कमेंट रहेगा, वहाँ पे एक व्हाट्सअप का चैनल का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करके रखिए। बहुत सारे आने वाले बहुत सारे इवेंट्स 11 12 बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो उस चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। चलो गाइस, और आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा, एक मिनट मैं फर्स्ट पेज पे लेके आता हूँ पहली बात तो, ठीक है। आज हमने देखा साइंस 2 का बोर्ड का 2024 का डिटेल सॉल्यूशन ऑफ दिस साइंस 2 का पेपर। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी चैलेंजिंग थे, मतलब पूरा रट्टा वाला पार्ट ऐसा मुझे लगा हो, ठीक है ना। तो चलो भाई कोई बात नहीं है, बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में है जो 9th स्टैंडर्ड में 8 उनके साथ शेयर करिएगा। ये एक रिक्वेस्ट है, उनको ये चैनल बहुत हेल्प करने वाला है, उनके लाइफ सेट करने वाला है, उनके एग्जाम्स क्रैक करने वाला है। और आपको कमेंट्स में एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन दिस व्हाट्सअप चैनल, उसका बेनिफिट्स आपको बहुत होने वाला है। थैंक यू फॉर दिस गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर और सेशन में। ओके बाय बाय।